नमस्कार बच्चों। कल हमने घातांक का नियम पढ़ा था पिछले टर्न पर। आज हम उस पर कुछ प्रश्न हल करेंगे तो जिससे आपको सारे नियम याद हो जाएंगे। ठीक है, आप नियम को सामने रखिए, फिर इसके बाद सवाल कीजिए। देखिए आपको बहुत आसान लगेगा। उदाहरण 21 देखते हैं। सरल कीजिए। जैसे 2 पावर 2/3 और 2 पावर 1/3। आधार देखो समान है तो उसके घातांक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 2/3 प्लस 1/3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3/3। और 3/3 क्या होगा, 1। और किसी की घात 1 माने 2। हो गया ना सरल। इसी तरह इसमें करेंगे। 1/3 की घात 5 है। 1 नहीं, सॉरी बेटा, 4 है, घात 4। अगर प्रश्न यही है तो, है ना। दूसरी तरह प्रश्न हो सकता है, इस तरह भी हो, तो दोनों हमने कराया है आपको। किताब में प्रश्न ऐसे ही दिया था। ठीक है, तो 1 की घात 3 पावर 5 अगर है, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब इसकी भी घात 4, इसकी भी घात 4। तो 1 की घात 4 तो एक ही होगी, 1 को चाहे जितनी बार गुणा करो एक ही आएगा। और 3 की घात 5 के ऊपर घात 4 तो 5 चौके 20 हो जाएगा। और ये ऊपर जाएगा तो 3 की घात -20। ये छठे वाले रूल से, चौथे वाले रूल से है, सॉरी 7वें रूल, छठे रूल से, है ना। ये आया। अगर इस तरह लिखा है 3 की घात 1/5, ये एक टोटल बटे नहीं बल्कि 3 की घात 1/5 और घात 4 लिखा है, तो 1/5 में 4 से गुणा हो जाएगा, यानी 4/5। या तो ये आंसर होगा, और इस तरह लिखा है तो ये आंसर होगा। समझ गए बच्चे। लिखने के तरीके पर देखो, प्रश्न का आंसर चेंज हो जाएगा। दोनों समझ लो, ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है, दोनों। ठीक, नेक्स्ट देखिए। 7 की घात 1/5 और 7 की घात 1/3। तो ये 1/5 में से 1/3 घटेगा। इसको कहीं अलग घटा लो और तब फिर देखो 3 × 15 एलसीएम होगा। 5 × 15, 3 × 1 = 3, 3 × 15, 5 × 1 = 5, 3 × 5 यानी -2/15। ये आंसर होगा। यहाँ पर आप घटा लीजिएगा अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो। भिन्न का घटाना आपने 8th क्लास में सीखा है, ये है ना। परिमेय संख्याओं का घटाना जोड़ना सीखा है ना। ये आप यहाँ लिखिएगा। अब देखो 13 की घात 1/5, 17 की घात 1/5। यहाँ 13 और 17 अलग अलग है, लेकिन 1/5 और 1/5 समान है। तो ये घात समान है तो 13 और 17 को गुणा करके 1/5। 13 और 17 का गुणा 221 की घात 1/5। ठीक, अब इसी के साथ ही प्रश्नावली 1.6 भी है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़रूरी है। देखो 64 की घात 1/2। आपको 8th क्लास में पढ़ाया गया है वर्ग और वर्गमूल। 64 किसका वर्ग है पता है ना, 8 का वर्ग है। ठीक है ना, 8 का वर्ग। तो देखो घात के ऊपर घात है तो इस 2 में 1/2 का गुणा हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, 8 की घात 1 यानी 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। 125 की घात 1/3। 125 के खंड करो अगर आप यहाँ पर, तो देखो 5 × 5 × 5 आता है, यानी 5 की घात 3 आएगा, है ना। आएगा कि नहीं। और 3 में 1/3 का गुणा होगा, ये 3 3 कट जाएगा, 5 की घात 1 बराबर 5। ठीक, इसी तरह से ये भी है। मान ज्ञात कीजिए। 9 की घात 3/2। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 3 का क्या है, स्क्वायर, पता है ना। और 3 का स्क्वायर है तो ये घात के ऊपर घात है, तो 2 में 3/2 का गुणा जब होगा तो ये 2 2 कट जाएगा, 3 की घात 3 बचेगा। और 3 की घात 3 कितना होगा, 3 3 9 त्रिक 27। 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27। यहाँ देखो छोटा छोटा हल किया गया है। ऐसे 32 की घात 2/5। 32 का अगर हम खंड करें, ऐसे दो ऐसे काटते जाए, 2 से काटेंगे 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे
4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे। तो ऐसे 5 बार आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। आप लोगों ने 8th क्लास में ऐसे अभाज्य गुणनखंड किया है ना। तो ये क्या है, 2 की घात 5। 32 क्या है, 2 की घात 5। ठीक, यहाँ देखो 32 को क्या लिखा, 2 की घात 5। और इसमें कितने से गुणा है, 2/5 से। 5 5 कट गया, बचा क्या, 2 की घात 2, और 2 की घात 2 बराबर 4। ठीक, तो इसका मान क्या आया, 4। फिर देखो थर्ड वाला, देखो 16 की घात 3/4। वैसे तो ये 4 का वर्ग है, लेकिन वर्ग नहीं, किसकी घात 4 है। तो 16 के खंड करेंगे तो इसमें 4 बार 2 आएगा, यानी 2 की घात 4 है। 2 की घात 4 में 3/4 का गुणा करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, क्या आएगा, 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा। 2 दूनी 4, दूनी 8। ठीक है ना। इसी तरह 125 की घात -1/3, और 125 क्या है, 5 की घात 3 है। आपने घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल पढ़ा है ना 8th क्लास में। अब 3 में -1/3 का गुणा करेंगे तो 3 3 तो कट जाएगा। 5 की घात -1, और 5 की घात -1 है तो इसको 1/5 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये वाले रूल से, ये इस रूल से। अगर 1/, इतना है तो इतना लिख सकते हैं, अगर इतना है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे ही 5 की घात -1 था तो 1/5। ठीक है। फिर है निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसमें भी कुछ और विशेष तरह से सरल किया गया होगा, देखते हैं। अभी देखो 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। आधार देखो समान है तो, और गुणा किया जा रहा है तो घातांकों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2/3 में 1/5, लघुत्तम 15 आएगा। 3 बचे और 5 दूनी 10, 5 तियाँ 3 एक कम 3, ये जानते हो ना। 10 3 13/5, बस इतना ही आंसर होगा। इसमें कुछ कटाकुट्टी नहीं हुआ, 13/15 आंसर। ठीक है। ऐसे 1/3 की घात 3 है तो ये 7 इसमें भी गुणा होगा, 7 इसकी भी घात होगी, इसकी भी। तो 1 की घात तो 1 ही होगा, ये 3 सते 21 हो जाएगा। ठीक है। और इसको ऐसे, और या अगर यही प्रश्न, ये प्रश्न आपकी किताब में इस तरह लिखा है, जबकि प्रश्न इस तरह होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो ये आंसर होगा। ऐसे लिखा है तो इसका मतलब घात के ऊपर घात का गुणा है। यहाँ था तो पूरे की घात 7, तो 1 की घात 7 अलग और इसकी घात 7 अलग। लेकिन अगर 3 की घात 1/3, देखो लिखने का तरीका फ़र्क, यही अगर डंडी बड़ी कर दें और इसको ऐसा कर दें तो ये फ़र्क तरह से दिख रहा है ना। ये अब इसमें घात में घात गुणा हो जाएगी, 1/3 में 7 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। या तो ये आंसर होगा, और इस तरह से प्रश्न होगा तो ये आंसर होगा। ठीक। अब देखो यहाँ पर भाग दिया गया है, आधार एक जैसा है तो घातांक क्या होंगे, अंश वाले में से हर वाला घट जाएगा। 1/2 में से 1/4 घटेगा तो 4 लघुत्तम है, आएगा 1/4। ठीक है ना। इसको इतना तो आप कर ही लोगे। ये 11 की घात 1/4। इसी तरह देखो यहाँ पर क्या है, घात समान है, घातें क्या है, समान है, और आधार क्या है, अलग अलग है। तो आधार को गुणा कर देंगे और घात एक बार लिख देंगे। 7 8 56 की घात 1/2। ठीक, समझ में आ गया। ये यहाँ से पहला चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अब हम अगला चैप्टर अध्याय 2 शुरू करेंगे। अध्याय 2 में बहुपद। अध्याय 2 क्या है, बहुपद। बहुपद में एक चर वाले बहुपद। अब चर क्या होता है, क्लास 8th में आपने एक चर राशि वाले समीकरण हल किए हैं। अभी एक चर वाले बहुपद। चर क्या होता है, जिसका मान बदल सकता है और उसे एक प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं, जैसे x, y, z। ये सब क्या है, इनका मान बदल सकता है। अचर जिसका मान नहीं बदलता है और उसे प्रतीक रूप ABCD आदि से दर्शाते हैं, या कोई पूर्णांक 1 2 3, या कोई परिमेय संख्या 2/3 4/3, ऐसा करके कोई नंबर।
जिसका मान ना, जैसे 4/3 कर दिया तो 4/3 का क्या मान बदलेगा, 4/3 ही रहेगा। लेकिन अगर x कहीं लिखा तो x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी उसका मान बदल सकता है। ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण ये दिया हुआ है, यहाँ कुछ पद एक चर राशि में लिखते हैं। एक चर राशि माने खाली x, पूरे बहुपद में केवल एक ही चर राशि हो x। दो चर राशि का मतलब x और y दोनों हो। तीन चर राशि का मतलब x y z, तीन तरह के चर राशियाँ हों। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, एक चर वाले बहुपद। तो ये एक चर का बहुपद है, लेकिन इस बहुपद में कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं। ठीक है ना। और एक ही चर है, 4 पद हैं, और इस पद की घात क्या है, जो सबसे बड़ी घात है 3। ठीक है ना। और इनके गुणांक, यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 4 है और यहाँ 7 है। x⁴ का गुणांक 1 है, -x⁴ का गुणांक कितना है, -1 है। 4x⁴n का गुणांक क्या है, 4 है। x0 का गुणांक क्या है, 7। ठीक है। गुणांक यहाँ का गुणांक नहीं बल्कि में गुणांक यहाँ लिखना चाहिए, में। यहाँ पर क्या लिखना है बेटा, में, यहाँ में। अगर का गुणांक कहेंगे तो x² का गुणांक -1, x की घात 1 का गुणांक 4, x⁴0 का गुणांक 7 है, क्योंकि यहाँ पर x⁴0 माने 1, 7 में 1 का गुणा कर सकते हैं कि नहीं, तो 7 1 कम 7, तो x⁴0 लिखा नहीं जाता है, क्योंकि जैसे 1 कहीं भी नहीं लिखा जाता, गुणे 1 सब में रहता है, वैसे ये भी नहीं लिखा जाता। लेकिन ये पद क्या है, x⁴0 पद है ना। इसका गुणांक क्या है, 7 है। x⁴0 का गुणांक क्या है, 7 है। ये 4 पदों वाला बहुपद है। बहुपद के प्रत्येक पद का गुणांक, पद का एक गुणांक होता है। तो गुणांक क्या है, ये आपको लिखा हुआ है, नोट देखो। बहुपद को हम px या py या pt या pz कुछ भी के रूप में दर्शाते हैं, यदि क्रमशः वह एक चर x या y या t के पदों में है। अगर ये, इसको क्या लिख सकते हैं, px। अगर यहाँ पर सब जगह y होता तो py लिखते, अगर यहाँ t होता तो pt लिखते। ठीक है ना। बहुपद में चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। बच्चे यह भी ध्यान रखिए, बहुपद होने की एक शर्त भी है कि x की घात एक तो पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो और धनात्मक हो। पूर्णांक और धनात्मक। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 से लेकर अंत तक। तो यह इसका मतलब बहुपद में घातांक कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहिए या पूर्ण संख्या कहिए। ठीक है। बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक पदी बहुपद, ये एक पदी, इसमें एक ही पद है, x⁴, 2x² ये एक ही पद है, 7 एक ही पद है। इस तरह से एक ही पद हो तो उसको क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। ये क्या है, घात 3 का बहुपद है, ये घात 2 का बहुपद है, ये घात 0 का बहुपद है ना। घात 0 का एक पदी बहुपद, घात 2 का एक पदी बहुपद, घात 3 का एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में क्या होगा, 2 पद होंगे। ये क्या है, घात 2 का द्विपदी बहुपद है, ये घात 3 का द्विपदी बहुपद है। इसमें कितने पद हैं, केवल 2। ठीक है। केवल 2 पद अगर हैं तो उनको द्विपदी कहेंगे, और जो घात है वो घात अलग बताई जाएगी। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें 3 पद हों, 1 2 3। यहाँ भी देखो 1 2 3, ये घात 2 का त्रिपदी बहुपद है, ये घात 5 का त्रिपदी बहुपद है। ठीक। सभी स्थिरांक
जैसे 2, 5, -7 आदि भी एक पदी अचर बहुपद हैं। अगर खाली 2 लिखा है तो एक पदी बहुपद है, लेकिन वो क्या कहलाता? अचर बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें x नहीं है। ठीक, अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। अगर कहीं शून्य लिखा हो तो उसको क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। ठीक है, ये शून्य घात का बहुपद है। ये क्या है? शून्य घात का, क्योंकि इसमें एक गुणा है कि नहीं, और एक को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो घात क्या यहाँ पर? शून्य है। ठीक है, शून्य घात का अचर बहुपद है। शून्य घात का एक पदी बहुपद है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अचर बहुपद। और इस अचर बहुपद अगर यहाँ 0 हो, 2, 5, 7 ऐसा ना हो कि 0 हो, तो उसको शून्य बहुपद कहते हैं। और बहुपद की अधिकतम घात वाले पद की घात को, अधिकतम घात वाले बहुपद की घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे 4x पावर 4 माइनस 2x पावर 3 प्लस x पावर 5 माइनस x प्लस 2। कितने पद हैं बेटा? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये बहुपद तो है, 5 पदों का बहुपद है ना। इस बहुपद की घात, सबसे अधिक घात किसकी है? x की घात 5 की है। ठीक है ना, तो पूरे बहुपद की घात 5 लिखी जाइए। x की घात 5 नहीं, केवल 5। या तो यही किनारे वाला देख के मत लिख देना, पहले पूरे बहुपद को हर पद को देखो जो सबसे अधिक घात है। मान लो यहाँ 2 होता तब तो 4 हो जाता ये सबसे अधिक वाला। ठीक है ना, तो इसमें बहुपद की घात क्या है? 5। ठीक, अब एक उदाहरण देखिए। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। एक ये बहुपद है, इसकी घात क्या है? 5, है ना, ऐसे ही लिखेंगे। इसमें घात 5। ठीक, इसमें घात क्या है? यहाँ 8 लिखा है ना, ये घात 8 का बहुपद है। ठीक है, 2 खाली लिखा है, इसमें x पावर 0 बराबर 1 x का पद नहीं है, लेकिन उसमें हम 1 का गुणा मान सकते हैं, 2 गुणे 1 मान सकते हैं ना, और 1 को x पावर 0 लिख सकते हैं, इसलिए बहुपद की घात क्या होगी? शून्य। x की घात 0 है ना, 1 गुणे, है ना, 2 गुणे 1 यानी 1 का मान x पावर 0 है, x पावर 0 है, तो बहुपद की घात क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक, अब प्रश्नावली 2.1 पर आते हैं। इस पर प्रश्नावली 2.1, निम्नलिखित में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दी। इसमें एक चर का बहुपद है ना। अब देखो, इन्होंने पूछा कौन कौन एक चर का, तो ये एक चर का है, ये एक चर का है, ये एक चर का है, ये भी एक चर का है, लेकिन ये तो बहुपद ही नहीं है, बाद में बताएंगे। इसमें 3 चर हैं, लेकिन खाली यही पूछा था कौन कौन एक चर का बहुपद है, तो आप ये ऐसे बता सकते थे, लेकिन हमने तीनों बातें इसमें बताई। ये एक चर में बहुपद है, ये त्रिपद बहुपद है, तथा इसकी घात 2 है। नहीं पूछा गया फिर भी हमने बताया है, तो अगर पूछा भी जाए तो आप बता सकते हो। y² प्लस √2, ये एक चर y में बहुपद है, ये x में था, एक चर है x में, है ना। ये एक चर, वो चर क्या है? y में बहुपद है। यह द्विपद है, 2 पद है ना, द्विपद को बाइनोमियल कहते हैं, त्रिपद को ट्राइनोमियल कहते हैं। अगर एक पद है तो मोनोमियल कहते हैं। बहुपद है तथा बहुपद की घात क्या है? 2 है। यहाँ भी 2 थी, यहाँ भी 2 है। यहाँ भी देखो, ये बहुपद ही नहीं है। पूछो क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ पर t की घात 1/2 √t है ना, तो t की घात पूर्ण नहीं है। इसमें t की घात, √t को क्या लिखा जाता है? रूट, अगर कोई √x अगर लिखा है, इसका मतलब x की घात 1/2, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है ना, इसलिए ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि √2 में t की घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो फिर और कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है, तो एक चर में बहुपद है कि नहीं, ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है,
क्योंकि एक पद में y की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं, क्योंकि 1/y क्या है, y की घात -1 होता है, और ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद ही नहीं है। तो एक चर वगैरह कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर इसमें देखो x पावर 10 y पावर 3 t पावर 10, घात तो पूर्ण है लेकिन ये एक चर में है ही नहीं। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ t, ये एक चर में बहुपद नहीं है। ये तो बहुपद ही नहीं थे, है ना, ये दोनों तो बहुपद ही नहीं थे। ये बहुपद है भी तो, लेकिन एक चर में नहीं है। इसमें 3 चर हैं, x y और t। ठीक है, निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ये तो आप लिख लोगे, जहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा है वो आप लिख लोगे ना। ठीक है, अब इसके बाद का आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।